भारती। सखी सहेली। सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों, बहनों, भाइयों को, श्रोताओं को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आप सभी का इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे सामने प्यारी सी बैठी है नेहा। तो नेहा शर्मा, आपको भी बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है। मंजरी जी, आपको भी मेरा नमस्कार और सभी सुनने वालों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज हम लोग बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं ना, तो खूब सारी बातें करेंगे, खूब सारे संदेश मिल चुके हैं हमको, तो वो भी हम लोग शामिल करेंगे। लेकिन नेहा, उससे पहले हम विषय बता देते हैं। जो हमारे पेज से जुड़े हैं उन सभी को तो पता ही है, लेकिन बाकी जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं हमको दूर दराज में बैठे हुए, घरों में बैठे हुए, तो उनके लिए विषय बताना बहुत ज़रूरी कि आज हम लोग बात करने वाले हैं विश्व रेडियो दिवस की। क्योंकि विश्व रेडियो दिवस है तो एक साथ मिलकर हम लोग बधाइयाँ देते हैं जी, विश्व रेडियो दिवस की सभी को शुभकामनाएं। और हम बात करेंगे, सरोजनी नायडू जी की जयंती है तो उनके बारे में बात करेंगे जी। और क्या बात करेंगे? और हम घूमने जाएंगे, पर्यटन में हम जाने वाले हैं आज मोलेम राष्ट्रीय उद्यान जो कि गोवा में है। और मुझे कुछ कहना है, तो क्या कहेंगे आज हमारे सभी साथी हमसे, वो है जब जेब खर्च मिलता था, उससे जुड़ी यादें और कितना मिलता था, क्या करते थे, उसे बचाते थे, खर्चते थे, क्या करते थे। और जब पहले के समय में जो मिलता था और आज के समय में जब आपको अपने बच्चों को जेब खर्च देना होता है तो कितना अंतर आप पाते हैं उनको देने में, या बच्चों की डिमांड बढ़ गई है तो किस हिसाब से आप उनको देते हैं। क्योंकि हम लोग का एक जो टाइम था, सबका जो टाइम था वो एकदम अलग था जी, है ना। तो उसके बारे में भी सब लोग लिखेंगे, है ना। बिल्कुल। लेकिन मंजरी जी, आज विश्व रेडियो दिवस है, इस पर एक संदेश हम सुन लेते हैं। विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर अब प्रस्तुत है आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ का संदेश। नमस्कार। भारत के लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी की ओर से मैं विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करती हूँ। लगभग 9 दशकों से आपका अपना आकाशवाणी सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के माध्यम से पूरे देश के श्रोताओं तक पहुँचता आ रहा है। भारत की समृद्ध संस्कृति का संवाहक होने के साथ साथ आकाशवाणी ने यहाँ की विज्ञान प्रगति गाथा के विभिन्न चरणों को अपने कार्यक्रमों के माध्यम से जन जन से जोड़ा है। आम जीवन का शायद ही कोई ऐसा पहलू हो जिसे आकाशवाणी ने न छुआ हो। इस वर्ष की विश्व रेडियो दिवस की थीम जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई है। इस विषय पर देश भर में फैले आकाशवाणी केंद्रों ने विविध भाषाओं में विविध फॉर्मेट्स के माध्यम से अपने श्रोताओं में जागरूकता बढ़ाई है। आकाशवाणी और श्रोताओं का यह सुमधुर संबंध ऐसा ही बना रहे, पल्लवित होता रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप सबको पुनः विश्व रेडियो दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर अभी आप आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ का संदेश सुन रहे थे। तो नेहा, आज हम लोग बात करने वाले हैं विश्व रेडियो दिवस, जो कि आज हम लोग मना रहे हैं। और रेडियो के प्रति देखो ना, लोगों का जो लगाव है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। लोग कितना पसंद करते हैं, सुबह से लेकर रात तक रेडियो को सुनते रहते हैं। कहीं भी हो, चाहे वो खेत में हो, चाहे घर में हो, दुकान पे हो, कहीं भी हो, तो वो रेडियो सुनना भूलते नहीं हैं। और रेडियो प्रचार प्रसार, मनोरंजन, सूचना और शिक्षा का माध्यम है, जो कि एक छोटे गाँव से लेकर कस्बों से होता हुआ पूरी दुनिया में सुना जाता है। और नेहा, अब तो मोबाइल पर भी ये सुविधा उपलब्ध है और जब भी हम चाहें कहीं भी हो, रेडियो आराम से सुन सकते हैं, है ना। बिल्कुल। और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आज ही के दिन रेडियो प्रसारण की शुरुआत की गई थी और इसी वजह से विश्व रेडियो दिवस वर्षगांठ के रूप में हम मनाते चले आ रहे हैं। ध्वनि तरंगों द्वारा हम घर बैठे रेडियो पर गीत संगीत का आनंद लेते हैं। ताज़ा खबरें और खेल जगत हो या अंतरिक्ष की हलचल, सफलता की जानकारी हो या किसी भी क्षेत्र में किए गए प्रयासों, कार्यों और सफलता की बात हो, सारी जानकारी रेडियो द्वारा हम सुन लेते हैं। और नए पुराने फिल्मी गीत हो, भजन हो या शास्त्रीय संगीत, कलाकारों से भेंटवार्ता, नाटक, कहानियाँ, महिलाओं के घरेलू कार्यक्रम, विशिष्ट अतिथियों के इंटरव्यू, कृषि संबंधी बातें, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियों की बातें हो, चाहे त्यौहार पर विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं और बच्चों के कार्यक्रम, चिकित्सा से जुड़ी बातें, यहाँ तक मौसम, रेल यातायात, सड़क यातायात, प्राकृतिक आपदाओं के बारे में भी घर बैठे आसानी से जानकारी रेडियो के माध्यम से हम सुन सकते हैं। बिल्कुल, इतनी सारी जानकारियाँ रेडियो के माध्यम से हमें मिलती है और जब हम सुनते हैं तो वो बातें लंबे समय तक याद रहती है। और इसके लिए रेडियो से जुड़े सभी सदस्य
पूरी लगन और निष्ठा से कार्य करते हैं, फिर चाहे उद्घोषक हों, अधिकारी हों या तकनीक क्षेत्र से जुड़े सभी लोग हों, सबकी एकता की मिसाल है और इसी वजह से रेडियो की यात्रा को ये सब मिलकर सफल बनाते हैं। बिल्कुल, और रेडियो का आज व्यापक क्षेत्र है नेहा, और हम देश की संस्कृति, गतिविधियों और गीत संगीत, लोक संगीत, इन सभी को जन जन पहुंचाने का कार्य जो है वो रेडियो द्वारा ही किया जाता है। रेडियो से जुड़े श्रोताओं का भरपूर मनोरंजन का ख्याल भी रखा जाता है। और मंजरी जी, बचपन से हम सभी रेडियो सुनते आ रहे हैं। खाली समय में रेडियो से अच्छा कोई मित्र नहीं है। कितना संबल मिलता है, उत्साह बढ़ता है, रोजगार के जो नए विचार होते हैं वो उससे मिलते हैं, रचनात्मक सकारात्मक बातों से मन में उत्साह बढ़ जाता है। और रेडियो सोशल मीडिया से जुड़ चुका है आज, तो जहाँ सभी रेडियो प्रेमी संदेश भेजकर अपने मन की जो बातें हैं वो साझा करते हैं, और उनके अंदर भी कितनी जानकारियों का खजाना होता है, अनुभव होते हैं, विचार हैं उनके, शिक्षाप्रद ज्ञानवर्धक बातें हैं जो मुखर होकर सामने आती हैं, और ये सब रेडियो के द्वारा ही संभव हुआ है। और रेडियो के द्वारा हमारी बहनों को विचार मिला कि अभी भी वक्त है, अपने हुनर को, अंदर छिपी प्रतिभाओं को समाज के सामने लाएं, परिवार में आर्थिक मदद का सहयोग प्रदान करें। यानी जन चेतना जगाने में रेडियो का बहुत बड़ा योगदान है। और रेडियो में कितने लोगों को रोजगार मिला है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जैसा सूत्र वाक्य सार्थक होकर अधिक से अधिक लोगों के कल्याण और सुख का जरिया भी बना है। हाँ, और आज के इस दिन की थीम के अगर बारे में बात करें तो रेडियो और जलवायु ये थीम है, और इस थीम का मकसद है जलवायु परिवर्तन से निपटने में रेडियो की भूमिका को समझाना और लोगों में जागरूकता फैलाना। रेडियो द्वारा जलवायु परिवर्तन से जुड़ी जानकारी देने, पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण की बातें करने और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए आवाज़ उठाने में रेडियो जो है वो अहम भूमिका निभाता है। और कई मुद्दों पर चर्चा करना, विश्व रेडियो दिवस पर क्विज प्रतियोगिता, सार्वजनिक साक्षात्कार और रेडियो नाटकों द्वारा जन जन हितार्थ संदेश पहुंचाना, और कई सारे अनेक अन्य आयोजन भी किए जाते हैं। तो इस तरह से रेडियो दिवस को हम लोग बचपन से ही मतलब मनाते आ रहे, जब से ये शुरू हुआ है तो हम लोग मनाते आ रहे हैं। और एक बार फिर से रेडियो दिवस की सभी को बधाई देते हैं वेद भारती परिवार की तरफ से। और मंजरी जी, रेडियो हमारा ऐसा साथी है जिसके बारे में, क्योंकि हमारे सभी श्रोता उसी वजह से जुड़े हैं, बिल्कुल बहुत सी बातें लिख भेजे हैं। हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि विश्व रेडियो दिवस प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को मनाया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। यूनेस्को द्वारा अपने 36वें सम्मेलन के दौरान 3 नवंबर 2011 को इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया था। ये दिन लोगों को रेडियो के उपयोग के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस एक महत्वपूर्ण दिन है जिसका मुख्य उद्देश्य रेडियो के महत्व को सार्वजनिक करना और लोगों को इसके उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना है। और एक लिखते हैं कि आप सभी को विश्व रेडियो दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बजता रहे रेडियो, चलता रहे रेडियो, समाचार हो या गीत, भजन हो या संगीत, बजता रहे रेडियो, चलता रहे रेडियो। क्या बात है। और इसी तरह और लिखते हैं कि लोग कहते हैं कि रेडियो अब सिर्फ याद बन चुका है, जबकि मेरे लिए रेडियो कभी याद नहीं बन पाएगा, क्योंकि यादें उस चीज़ की बन जाती हैं जिससे साथ छूट जाए। लेकिन रेडियो मेरे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है जो पूरे जीवन भर मेरे साथ रहेगा। रेडियो सुनने का शौक़ तो बहुत छोटी उम्र में ही आ गया था। बात 1980 की है। उन दिनों मेरे घर में रेडियो नहीं था। मेरे पड़ोसी के यहाँ रेडियो था। उस दिन उनके घर में अपनी बहन के साथ खेल रहा था। मैंने उनका रेडियो छू लिया तो उन्होंने मुझे टोक दिया। ये बात बहन को बुरी लग गई। उसने आकर माँ को बता दिया। माँ ने पिताजी को बताया तो पिताजी ने तनख्वाह मिलते ही मुझे बुश कंपनी का रेडियो लाकर दिया और जिसे मैंने बरसों बरस तक चलाया। आज भी वो मेरे पास सुरक्षित है, लेकिन अब इंडोर DTH और आउटडोर मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से सुनता हूँ। रेडियो से जुड़ी बहुत सारी ऐसी यादें होती हैं कि बस लगता है बचपन में जैसे हम लोग सुनते ही थे। तो बचपन से थोड़ी बड़े की बात है कि हमारे बगल में जो दीवार थी घर की, उसके बगल में दूसरे पड़ोसी रहते थे। तो एक बार हम पढ़ रहे थे तो मालूम पड़ा बड़ी तेज़ आवाज़ आ रही गाने की, तो मैंने दीवार में कान लगाया। कहते ना दीवार के भी कान होते हैं, तो वो जो था उस कान लगाया मैंने दीवार में, तो आराम से वो रात का टाइम था, छाया गीत सुनाई दे रहा था। तो मैंने अपनी मेज और कुर्सी और चिपका ली दीवार से कि अब कान भी वो लगा लिया कि अब पढ़ते पढ़ते गाना भी सुनते रहेंगे। तो उस दिन मुझे अपना रेडियो नहीं बजाना पड़ा, मैंने वो प्रोग्राम उधर से सुना तो बड़ा मजा आया। घर में सबको अगले दिन बताया तो सब लोग बहुत हंस रहे थे, कहते इससे अच्छा तो तुम अपना चला लेती। तो मैंने कहा क्यों दो चलाए। वो भी एक आनंद है ना। हाँ, मतलब दीवारों के कान बनने का एक अपना ही आनंद है। अपना ही आनंद लिया था। तो उस तरह से बहुत मजा आता है इन सब। और
किस्सों को। आमतौर पर लोग कान लगाकर दीवार में दूसरे के घर की लड़ाई झगड़े सुनते हैं। हाँ, लेकिन पर अब आपने गीत संगीत सुना तो सकारात्मक चीज है ये जी। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उन्होंने कल विश्व रेडियो दिवस के उपलक्ष्य में अलग अलग किसी आकाशवाणी स्टेशंस पे फ़ोन लगाए और गीत भी सुने अनुरोध फिल्म के, और उसका उन्होंने जिक्र किया कि राजेश खन्ना रेडियो स्टेशन में माइक के सामने गाते हैं आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, और फिल्म की जो नायिका है वो सुनती है। और दूसरा गीत बरसात की रात फिल्म का, जिंदगी भर नहीं भूलेगी बरसात की रात, ये उन्होंने सुना। इसके बारे में ये बता रहे हैं। बिल्कुल। और देखो अगले हमारे श्रोता भाई लिखते हैं कि साल 1960 बचपन से लेकर आज तक रेडियो से जुड़ा हूँ। उस उम्र में फिल्मी गीत के शब्द से ही नहीं, उस गीत का संगीत मन को बड़ा भाता था। उन दिनों बड़ा और वाल वाला रेडियो हुआ करता था। पावर ऑन करने के कुछ देर बाद शुरू होता था, आगे ग्रीन लाइट ऑन हो जाती थी, समझ लो सुनने का ग्रीन सिग्नल मिल गया हो, ऐसा महसूस होता था। स्पष्ट प्रसारण सुनने घर की छत पर ऊंचा एरिया लगाना पड़ता था। साल 1962 के बाद हमारे घर फिलिप्स कंपनी का 9 वोल्ट का ड्राई बैटरी से चलता 3 बैंड वाला टेबल ट्रांजिस्टर आया था, जो आज भी मेरे पास वर्किंग कंडीशन में है। अब वो एंटीक पीस की तरह संभाल कर रखा है। क्या बात है। और क्योंकि विविध भारती ने शॉर्टवेव प्रसारण बंद कर दिया है और उसे सेट में एफएम नहीं है, बढ़ती उम्र में रेडियो के लिए एक बात तो ज़रूर कहनी है कि एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, तू है तो हर सहारा है, तेरा मेरा साथ रहे, धूप हो छाया हो कि दिन रात रहे। बहुत अच्छी सी यादें इन्होंने साझा करी हैं। और मंजरी जी हमें याद रह रहे हैं कि हमारे श्रोताओं ने इतने कमेंट किए हैं, तो हम पढ़ेंगे ना? सारी बातें रेडियो के बारे में उन्हें भी याद आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक लिखते हैं कि डिजिटल युग में भले ही रेडियो की अहमियत कम हो गई हो, आजकल बहुत ही कम घरों में रेडियो देखने को मिलता है, लेकिन एक समय था जब हर घर में रेडियो होता था और लोग सुबह उठकर सबसे पहले उस पर न्यूज़ सुनते थे, फिर गीतों का आनंद लेते थे। आज भले ही रेडियो की जगह स्मार्टफोन और इंटरनेट ने ले ली है, पर रेडियो एक ऐसा माध्यम रहा है जिसने दुनिया भर में लोगों को जोड़ने, सूचनाएं पहुंचाने और मनोरंजन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रेडियो के इसी योगदान को सम्मान देने के लिए हर 13 फरवरी को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है। और हमारे एक और साथी कहते हैं कि मेरा प्यारा जनसंचार जिसको सुनती मैं बारंबार, नाम है इसका रेडियो, जोड़ के रखना दिल के तार। विश्व रेडियो दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत अच्छी सी बात लिखी है। ये दिवस प्रतिवर्ष रेडियो के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। हालांकि सोशल मीडिया आ गया, इंटरनेट आ गया, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ना रेडियो का महत्व कम हुआ ना हो सकता है, क्योंकि आज भी जो जानकारी, जो मनोरंजन हमें रेडियो में मिलता है सीमित खर्चों में, वो और कहीं नहीं मिल सकता। और रेडियो हमें बहुत कुछ सिखाता भी है, हमारा मनोरंजन करता है। और मैं खुद एक रेडियो जॉकी हूँ, तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझता हूँ कि रेडियो हमारे लिए कितना महत्व रखता है। और मैं बचपन से रेडियो सुनती भी आ रही हूँ, विवेक भारती भी और विविध भारती भी और प्राइवेट चैनल्स भी, सभी से बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। बिना फिर से एक बार वो कह रहे हैं, विश्व रेडियो दिवस की शुभकामनाएं। बिल्कुल, आपको भी शुभकामनाएं। और हमारे अगले श्रोता लिखते हैं कि वो दिन भले पुराने थे पर मन को लगते सुहाने थे, ध्यान से रेडियो पर समाचार सुनते थे, फिर पूरे गांव को सुनाते थे। इस टेक्नोलॉजी के युग में अगर कोई रेडियो सुनता है तो इसका मतलब वो अपनी ज़िंदगी से बहुत संतुष्ट है। बहुत अच्छी सी बात लिखी इन्होंने। और अगले संदेश नेहा हम उठा लेते हैं। लिखते हैं कि पूरे वेद भारती परिवार को हार्दिक बधाई। हमारे दिन की शुरुआत वेद भारती से और रात्रि अंतिम पहर भी वेद भारती से ही अंत होता है। रेडियो ने जितना दिया है, जितने में पाया हूँ, बहुत कम पाया हूँ और भी सीखने की ज़रूरत है। आज मित्र कहूँ, गुरु कहूँ, सब कुछ रेडियो ही है। रेडियो से मुझे पहचान मिली। आप सभी मित्रों का अपार स्नेह, अपार प्यार सदा ही मिलता रहे। रेडियो के प्रति आपकी दीवानगी बने रहे, यही कामना करते हैं। अपने ज्ञान का, अपने ऊर्जा का प्रचार करते रहें, रेडियो सुनते रहें। बहुत सुंदर सी बात लिखी है। तो आपका भी प्यार हम सबको मिलता रहता है जी। और हमारे एक साथी ने बहुत अच्छी जानकारी साझा की। लिखा कि गुग्लिमो मार्कोनी ने 1900 में इंग्लैंड से अमेरिका में व्यक्तिगत रेडियो संदेश भेजा। 24 दिसंबर 1906 की शाम से रेडियो के प्रसारण की शुरुआत हुई। 1918 में न्यूयॉर्क के हाईब्रिज में दुनिया का पहला रेडियो स्टेशन बना। 1937 में ऑल इंडिया रेडियो शुरू हुआ, हिस्ट्री ऑफ ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत इन्होंने बताया, और 88 वर्ष पूरा होने को है।
बहुत सुंदर सी जानकारी है। और एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि किसी ज़माने में रेडियो और सिनेमा दो ही मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। आज तो मनोरंजन के अनेक साधन भी हैं और अभी तो मोबाइल में ऑल इन वन पूरी दुनिया समा गई है, जहां मनोरंजन का खजाना ही खजाना है। पर हमें वो दौर आज भी याद है जब हम रेडियो में गीत सुना करते थे। सन 1967 में हमारे घर में हमारे ताऊ जी ने एक वॉल्व इलेक्ट्रिक रेडियो लाकर घर में मनोरंजन का एक ऐसा साधन उपलब्ध कराया था जिसमें हम लोग दिन रात गीत सुनते थे। उस टाइम मेरी उम्र थी 9 वर्ष और आज वो दौर याद भी आता है। उस टाइम रेडियो का लाइसेंस शुल्क पटना पड़ता था, पोस्ट ऑफिस में भरना पड़ता था शायद, और हमारे इस रेडियो में कॉपर का एरियल भी लगता था और कभी कभी बटन में करंट भी आ जाता था और उस बात को मैं आज तक भूल नहीं पाया हूँ। 1967 में जब मेरे घर में ये वॉल्व वाला इलेक्ट्रिक रेडियो आया तब उस रेडियो से मैंने जो 2 गीत सुने थे आज तक याद है। फिल्म शिकार का गीत पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा, और फिल्म संत ज्ञानेश्वर का गीत जोत से जोत जगाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो। आज विश्व रेडियो दिवस पर ये बातें याद आ रही हैं और आज तो ये रेडियो ऐसा हो गया है कि इसके बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है। संगीत के बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है। अभी तो न्यूज़ ऑन AIR के माध्यम से हम लोग मोबाइल के माध्यम से भी रेडियो सुनते हैं और विभिन्न स्टेशनों में जब फ़ोन लगाते हैं अपनी पसंद के गीत सुनते हैं तो हमें बहुत आनंद आता है। बहुत सारी अच्छी सी जानकारी आपने दिनों की साझा करी और आपको गीत याद हैं अभी तक वो वाले 2, तो बहुत बड़ी बात है ये। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि रेडियो को सबका धन्यवाद, अगर रेडियो ना होता तो ये विश्व कैसा होता, सोच के सिहरन सी हो जाती है। रेडियो ही हम सबके दिल को सुकून पहुंचाता है, मन को संगीत और दिमाग को सूचना देने का काम एक समय पर इकलौता अपने कंधे पर उठाया करता था। लव यू रेडियो। 1-2 संदेश पढ़ लेते हैं कि लिखती है हमारी सखी कि हर मूड का साथी है रेडियो। ये कह सकते हैं कि रेडियो अक्सर हमारा मूड तय कर देता है, कभी नए दौड़ में शामिल कर देता है तो कभी पुरानी यादों के खुशबूदार बगीचे की सैर करा देता है। और हमारे और साथी लिखते हैं कि कभी छत पर बैठकर या बातें करके माता जी का ये गाना भी सुनाई पड़ा, ए हवा मेरे संग संग चल। और एक लिखते हैं कि रेडियो जी कहना चाह रहे हैं। हाँ शायद ऐसा हो। और रेडियो के ज़माने को कोई कैसे भूल पाएगा, इसने ही कानों को देखना सिखाया। बड़ी छोटी सी बात, प्यारी सी बात लिखकर भेजी है। तो अब हम लोग अगले उसकी तरफ बढ़ते हैं, सेगमेंट की तरफ। सरोजनी नायडू जी की आज जयंती है और राष्ट्रीय महिला दिवस भी इसको कहा जाता है आज के दिन को ही। तो भारत की कोकिला, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहलाने वाली श्रीमती सरोजनी नायडू जी का आज 13 फरवरी सन 1879 को हैदराबाद में प्रसिद्ध विद्वान अघोरनाथ चट्टोपाध्याय और कवित्री बरदा सुंदरी देवी के घर जन्म हुआ था। आज हम उनकी जयंती मना रहे हैं। आप बचपन से ही इतनी विलक्षण प्रतिभा से, कुशाग्र बुद्धि से ओतप्रोत थी। मात्र 12 वर्ष की आयु में ही 12वीं की परीक्षा दे डाली और अच्छे अंकों से पास भी हो गई। 13 वर्ष की उम्र की आयु में लेडी ऑफ द लेक नामक कविता भी आपने रच डाली। और सन 1895 में उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई। पढ़ाई के साथ साथ कविता भी लिखना जारी रखा। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पहला कविता संग्रह उनका रहा, लेकिन दूसरे और तीसरे कविता संग्रह बर्ड ऑफ टाइम और ब्रोकन विंग ने उन्हें एक सुप्रसिद्ध कवित्री बना दिया। 1898 में आपका विवाह डॉक्टर गोविकचुलू नायडू से हुआ। सन 1994 में इंग्लैंड में पहली बार महात्मा गांधी से मिली और उनके विचारों से प्रेरित होकर देश के लिए समर्पित हो गई। और हर क्षेत्र में वे खरी उतरी और राष्ट्रीय आंदोलनों की अगुवाई के कारण जेल भी गई। संकटों से कभी ना घबराने वाली सरोजनी जी गांव-गांव घूमकर देश प्रेम की अलग जगाती और लोगों को उनके कर्तव्य की याद दिलाती। उनकी बातों से लोग इतने जुड़ जाते थे कि अपना सब कुछ समर्पित करने को तैयार हो जाते थे। वे कई भाषा को अच्छे से बोलती थी। उन्हें उनके भाषण अंग्रेजी, हिंदी, बंगला और गुजराती में वो दिया करती थी। उन्हें कई भाषाओं पर कमांड था। जी, और कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षा जब बनी 1932 में भारत का प्रतिनिधि बनकर वो दक्षिण अफ्रीका गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी। उनकी शिक्षा की बात करें तो एडिनबर्ग विश्वविद्यालय से विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि उन्होंने प्राप्त की थी और आपने महिला भारतीय संघ की स्थापना को आयोजित किया, जिससे महिलाओं को अधिकार मिला कि वो अपनी समस्या कह सकें। और 2 मार्च सन 1949 को आप सदा के लिए हम सबसे जुदा हो गई। उनके कार्यों की बड़ी लंबी यात्रा है, उपलब्धियां भी बहुत सारी हैं जिनके बारे में जितना भी कहा जाए कम ही होगा। और ऐसी महान विभूति को उनकी जयंती पर श्रद्धा सुमन
अर्पित करते हुए नमन करते हैं। और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस यानी प्रसिद्ध राजनीतिक नेता, कवित्री और महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाली महान नेता सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है, जिन्हें भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। और भारतीय महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया, अपना योगदान दिया, प्रयास किया और देश भर में महिलाओं के विविध संघर्षों और आकांक्षाओं को स्वीकार करने, लैंगिक समानता और हर क्षेत्र में महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने का ये दिन है। तो इस उपलक्ष्य में नमन करते हैं सरोजिनी नायडू को और नमन करते हुए सभी जो महिला शक्ति है उसे जो वो चाहती थी, जो उनके विचार थे, बिल्कुल उनकी ओर हम अग्रणी आगे बढ़े। बिल्कुल। तो आज हम लोग सबको ले चलते हैं मोलेम राष्ट्रीय उद्यान, है ना। तो बताओ क्या करना है आगे उसमें। देखिए, गोवा में है, गोवा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है मोलेम राष्ट्रीय उद्यान और ये गोवा के दक्षिण जिले में बना हुआ है, पश्चिमी घाट पर है और भगवान महावीर अभ्यारण्य के साथ मिलकर 240 वर्ग किलोमीटर तक के क्षेत्र में फैला हुआ है। गोवा की राजधानी पणजी से तकरीबन 57 किलोमीटर की दूरी पर है, कर्नाटक की सीमा के पास भी है। और हरी भरी वसुंधरा, असीमित प्राकृतिक छटा है, फिरते उड़ते स्वच्छंद नीले आकाश में पंछी आपको दिखाई दे जाएंगे, जंगलों की मानो सैर कर रहे हो और उनको अपना घर इन्हीं में कहीं खोजना होता है, इन्हीं जंगलों में। इतने सुंदर पक्षी मन को आकर्षित कर जाते हैं और यहाँ दूध सागर झरने का सौंदर्य अनुपम है। और यहाँ तांबड़ी नामक एक और भी झरना है। झरने के पास जब भी जाते हैं ना तो वहाँ ऊंचाई से बहता गिरता जल और उसकी वर्षा जैसी बूंदें जब पड़ती हैं अपने ऊपर तो बहुत अच्छा लगता है और बड़ी सुंदर सी आवाज़ भी उसके अंदर से निकलती है। तो सब कहना चाहिए नेहा, पूरा वातावरण जो है एकदम मन को मोह लेता है ना। और ये जीव जंतुओं की यहाँ पर कई प्रजातियाँ देखने मिलती हैं, जैसे कई तरह के विषैले सांपों का झुंड, जानवर और जल थल प्राणी, जीव, पक्षी सभी अनेक आकार और रंग के यहाँ मिलते हैं। कह सकते हैं कि दुर्लभ नज़ारा यहाँ देखने के लिए मिल सकता है। मोलेम कई झरनों का घर है और दूध सागर झरना मंडोवी नदी पर है, गोवा का सबसे ऊंचा झरना है। इसके बारे में आप बता भी रही थी झरनों के बारे में यहाँ के। और गोवा सिर्फ बीचों के लिए नहीं बल्कि यहाँ पर पार्टी, सांस्कृतिक उत्सवों के साथ वनस्पतियों के लिए भी ये प्रसिद्ध है। बीच तो आकर्षण का स्थल है ही यहाँ पर नेहा, लेकिन बहुत कुछ यहाँ पर और भी देखा जा सकता है। घुमावदार नदियाँ, पौधे, विशाल दलदल, आकर्षक पहाड़ियाँ सभी मन को आनंद से भर देती हैं। मोलेम राष्ट्रीय उद्यान में जंगल सफारी, नाइट सफारी, दूर तक पैदल आप घूम कर जगहों को देख सकते हैं और वहाँ का मनोरम जो वहाँ की जो छटा होती है उसको आप अपने कैमरे में कैद कर सुकून की तरफ बढ़ सकते हैं, है ना। और यहाँ आपको पैंथर, चीतीदार हिरण, सांभर हिरण, चूहा हिरण, शाही भौंकने वाला हिरण, जंगली कुत्ता, ये सब आप वहाँ पर देख सकते हैं। इतने सारे जीव जंतु, बाप रे। और इसके अलावा तेंदुआ, बिल्ली, बोनेट मैकाक, आम लंगूर, सीवेट उड़ने वाली गिलहरी, मालाबार विशाल गिलहरी, पेंगोलिन, पतला लोरिस, बाघ, किंग कोबरा, अजगर, क्रेट, वाइपर, यानी जाने क्या क्या चीज़ है, कितने जो हमने देखे भी नहीं ना, कितने सारे, है ना। नाम भी अभी सुनने मिल रहे हैं कहीं कहते। और पक्षियों में अगर आप देखना चाहें तो कठफोड़वा, मालाबार पाइट, हॉर्नबिल, फेरी ब्लूबर्ड, बैकटेल बार्लेट, श्रिकेट और एमराल्ड डव और भी असंख्य पक्षी और जीव जंतु आप देख सकते हैं। जंगली फूल पौधे भी आप यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फूलों की प्रजातियाँ भी हैं। और इस उद्यान का खुलने का समय भी है नेहा, सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक है। तो जाते समय इस बात का भी ध्यान रखना है कि कैसे हम कितने समय से जाएं और कितने समय देख के वापस आ जाएं। और जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च का सबसे अच्छा रहता है। तो भी जा सकते हैं, यानी अभी समय अच्छा चल रहा है। बिल्कुल। और यहाँ पर बोंडला वन्य जीव अभ्यारण्य, कुटिगांव वन्य जीव अभ्यारण्य, महादेव वन्य जीव अभ्यारण्य, नेत्रावली और कई अन्य अभ्यारण्य आप देख सकते हैं। आप तांबड़ी सुरला शिव मंदिर भी यहाँ जाकर घूमें तो बस आनंद ही आनंद। गोवा आने जाने के लिए तो कई शहरों से ट्रेन, हवाई जहाज, बस और कार से आप जा ही सकते हैं। बिल्कुल। और वहाँ पर जो व्यंजन मिलते हैं आप उनका स्वाद लेकर हमको अगले बार बता सकते हैं ना कि वहाँ पर गए तो क्या खाया। हाँ, हमें सारी बातें मिस ना हो। और मंजरी जी, हर चीज का मजा तभी आता है जब जेब में हो पैसे और जब मिलता हो अपने पेरेंट्स से, माता पिता से जेब खर्च, तो बहुत अच्छा इंतजार रहता था नेहा उन दिनों की जब पैसे मिलते थे। और उसमें तो 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे चलते थे, 10 पैसे चलते थे। तो अगर 2-3 पैसे मिल गए तो हम लोग
लोग की लॉटरी लग जाती थी, लगता था अब जाएंगे और वो वाली ऑरेंज वाली आइसक्रीम खाएंगे। उस समय सेठे के कलम से लिखना होता था, तो शायद तुमने भी लिखा हो। तो उसमें एक इंक आती थी, उसकी टिकिया आती थी, तो उसको लेकर के हम लोग शीशी में घोल लेते थे, तो वो भी खरीदते थे, आइसक्रीम खाते थे। और जो लैया चना भूंजते हैं, भट भूंजे कहलाते हैं, तो उनसे हम लोग जा करके उन पैसों से, बाकी बचों पैसे से वो लैया चना भी ले लेते थे। तो मतलब लगता था आज भरपूर पूरा काम हो गया है। और हमारे साथियों को भी याद आ गए उनके जेब खर्च के दिन। कह रहे हैं कि जेब खर्च की बात करें तो बचपन वाला जमाना याद आता है। उन दिनों 5 और 10 पैसे की बहुत अहमियत हुआ करती थी। माँ के हाथों मिली चवन्नी अठन्नी सिर्फ एक मुद्रा नहीं बल्कि खुशियों का खजाना होती थी। उन पैसों से स्कूल में रेसेस के टाइम गुड़ पापड़ी, संतरे की गोली, बर्फ वाली कुल्फी, उनका स्वाद अब तक याद है। किसी रिश्तेदार के द्वारा मिला हुआ 5 या 10 रुपए का नोट बहुत बड़ी रकम बन जाती थी। जेब खर्च मिलने का सिलसिला आज भी है। मैं भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरी चारों बहनें मुझे कभी खाली हाथ वापस नहीं आने देती। बिल्कुल अच्छी सी बात लिखी है, क्योंकि जब मेहमान आते थे तो इंतजार भी होता था कि जाते समय कितने दे जाएंगे। और कई बार तो हमारे यहाँ एक लोग थे, तो वो जो थे पूरे एक उस समय जो कैसेट आता था उसकी जितनी भी रकम होती थी बस उतना ही कहते थे, इससे मतलब कम नहीं चाहिए पैसा, उतना ही दे दो जिससे हम एक नया कैसेट खरीद सके जेब खर्च के लिए। तो हमारी और साथी लिखती कि बचपन में मिलते जेब खर्च की बात करूँ तो उन दिनों 1 पैसा बड़ी रकम लगती थी। उन दिनों 1 पैसा, 2 पैसा, 1 आना, 2 आना चवन्नी अठन्नी और 1 रुपये का पुराना चलन हुआ करता था। स्कूल की पढ़ाई के दौरान हमें जेब खर्च नहीं दिया जाता था, ये कहकर कि बाहर की चीज़ें खाने से सेहत खराब होती है। फिर भी बाहर गांव से आ रहे सगे संबंधी जाते वक्त हम बच्चों के हाथ में 1 रुपया या कुछ रकम जरूर दे जाते थे। उसे बचाकर गुल्लक में डाल देते थे, दिवाली आने पर पटाखे खरीदने में खर्च करते थे। कितना अच्छा उपयोग करते थे, है ना? हमारे उड़ा देते थे बोले ना। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे तो जेब खर्च के लिए मेरे पिताजी मार्केट डे के दिन 25 पैसे दिया करते थे। आज भी वो दिन याद आते हैं जब 25 पैसे में संतरे की 5 गोली आती थी। और आगे हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जब जेब खर्च मिलता था, मुझे कुछ कहना है में पॉकेट मनी लेने का तो मज़ा ही अलग होता है। हम कितनी बार अपने पेरेंट्स से जिद करके एक निर्धारित पॉकेट मनी से ज़्यादा पॉकेट मनी मांग लेते थे और जितना जी चाहे उतना खर्च कर लेते थे। फिर अगले महीने डांट भी सुननी पड़ती थी, पिछले महीने इतनी पॉकेट मनी दी, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। वो समय ही अलग था। आजकल के बच्चे तो पेरेंट्स से पॉकेट मनी लेते हैं, तुरंत ही खर्च कर देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें पॉकेट मनी को बचाना भी सीखना चाहिए। बिल्कुल। और एक लिखते हैं कि जेब खर्च मिलता था, याद आते हैं वो दिन जब रेलवे में सेवारत पापा को 7 तारीख को सैलरी मिलती थी। उनके घर आने के बाद हम बहन भाई इंतज़ार करते थे कि अब पापा जेब खर्च देंगे, और उस समय पापा मुश्किल से 2 रुपये, 5 रुपये या बाद में 10 रुपये दिया करते थे। 70 के दशक की बात करिए, और उनमें भी हम बचा लिया करते थे। फिर कभी फ्रेंड वगैरह के साथ फिल्म वगैरह देखने जाना होता था तो मम्मी को कह देते थे कि आप फिल्म देखने जाने की हाँ कर दो, पैसे तो हमारे पास है। हालांकि पापा बीच बीच में कॉलेज में या अन्य खर्चे के लिए ज़रूरत पड़ने पर दे दिया करते, लेकिन पापा के दिए उन पैसों से मिली खुशी स्वयं के कमाए हुए लाखों रुपए में होती थी। रुपए से भी कभी नहीं मिली, मतलब जो वो देते थे। और ऐसी जो इन्होंने बात करी, तो इस तरह हम लोग के मम्मी पापा भी जब सैलरी मिलती थी तो वो 1 की गड्डी या 2 की गड्डी आके हम भाई बहनों को 1-1 गड्डी दे देते, तो हम लोग बड़े खुश हो जाते थे कि बड़ी वो मिली। और रात होते होते दिन भर तो हम लोग उसको अपना तकिए के नीचे इधर उधर अपने छोटे से पर्स में रख रहे हैं। रात होते थे मम्मी कहती थी तुम लोग ला दो, हम लोग को जमा कर दो, नहीं तो तुम लोग खो दोगे। फिर उसके बाद हम लोग की जेब खर्च का क्या होता था कुछ पता नहीं, वो बैंक में जमा हो जाती। और हम बच्चे उस वक्त पूछते भी नहीं थे। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जब जेब खर्च मिलता था, भाई खर्च, और वो भी बालक को, अरे इनके तो अभी खेलने कूदने और पढ़ाई करने की उम्र है, यदि ये खर्च करेंगे तो फिर घर के बड़े क्या करेंगे। हमारे यहाँ इस दृष्टिकोण से बचपन में जेब खर्च मिलता ही नहीं था। यहाँ तक कि माध्यमिक कक्षाओं तक भी कोई जेब खर्च नहीं, क्योंकि उनके जेब खर्च अभिभावक के अधिकार का हनन माना जाता था। किंतु आवश्यकताएं सभी पूरी की जाती थी। यहाँ तक कि गुलाब जामुन भी घर पर बनवाया जाता था। मूंगफली खानी हो तो अभिभावक द्वारा खरीदी जाती। बहुत ही सख्त अनुशासन था। हाथ में पैसा तो रिश्तेदारों के माध्यम से या फिर फीस जमा करना हो तब मिलता था। वजीफे पर भी अभिभावक की ही नज़र रहती थी। क्या बात है। और एक लिखते हैं कि बचपन में जबकि जेब खर्च ऐसा कुछ हमें नहीं मिलता था, मिडिल स्कूल तो सिर्फ 10 पैसे या 5 पैसे मिला करते थे शनिवार के दिन। हाई स्कूल जाने पर हमें 1 रुपया मिलने लगा, और ये हिदायत देकर बस छूट जाएगी तो रिक्शे से जाना, और टिफ़िन छूट जाए तो कैंटीन से 25 पैसे में समोसे और काबली छोले खा लेना। हर 3 महीने पर स्कूल में फ़ीस जमा करना पड़ता था, और उसमें से 50 पैसे 8 आना बचता था, तो वो भी हमारा अपना पैसा
सा होता था। तो समझिए हर 3 महीने पर हमें 50 पैसे बोनस में मिलते थे। इन पैसों को हम जमा करते थे स्कूल में मूंगफली, खीरा, अमरूद खाने के लिए। सब 5-5 पैसे इकट्ठा करते थे। उस समय 25 पैसे 4 आना में एक चटाक मूंगफली होती थी। यही हमारे पॉकेट खर्च थे। कुछ पैसे हमें जमा करने पड़ते थे दोस्तों के जन्मदिन में, गिफ्ट या गुड़िया की शादी के लिए। बाद में कुछ पैसों की बचत हम करने लगे और किताबों को पढ़ने के लिए 5 पैसा किताबों को पढ़ने के लिए, और 5 पैसे में एक दिन में एक किताब पढ़ने के लिए मिलता था कॉमिक्स। आज तो पैसे हैं, वो दिन नहीं है सभी दोस्तों के साथ मिलकर जमा करके खाने का, छीना झपटी और कभी कभार उधार लेने देने का। बचपन के भी दिन क्या थे, मतलब बचपन के दिन भी क्या दिन थे, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। बहुत सुंदर सी यादें साझा करी है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जेब खर्च हमारे समय में बचपन में 5 पैसे और 10 पैसे बड़े मुश्किल से मिलते थे। कभी कभी तो पैसे के बजाय थप्पड़ मिल जाता था। माँ बाप से घर में डर लगता था, स्कूल में टीचर से डर लगता था। इसी उधेड़-बुन में बचपन बीत रहा था। स्कूल में आधी छुट्टी है, वक्त कैंटीन का समोसा बहुत अच्छा लगता था। जो 5 पैसे का मिलता था उसका स्वाद आज तक नहीं भूल पाए। आजकल ऐसे समोसे कहाँ बनते, वो बात कहाँ। स्कूल के गेट पर कुल्फी वाला, बेर वाला, अमरूद वाला, इमली वाला, खट्टी मीठी गोली बेचने वाला खड़े रहते थे। उनसे वो चीज़ लेकर बड़े आनंद के साथ खाया करते थे। और कोई मेहमान और रिश्तेदार घर में आ जाते तो जाते वक्त जो पैसे देकर जाते तो हम बहुत खुश हो जाते और जेब खर्च निकल आता जाता। अब पहले वाला बचपन नहीं और बातें भी नहीं, जाने कहाँ गए वो दिन। क्या बात है। और नेहा, इसी तरह एक मुझे किस्सा याद आ रहा है। हमारी जो आंटी हैं तो उन्होंने सुनाया था कि उस समय उनके ज़माने में वो छेद वाला सिक्का आता था, तांबे का था। तो उनको जब जेब खर्च मिलता था तो उनकी अपनी छोटी बहन से बचाने के लिए वो अपने नारे में उसको छल्ले को डाल के बांध लेती थी कि कहीं खोए ना। और बहन बार बार सोचती थी कि दीदी कब दोगी पैसे, बोलते है ही नहीं। तो इस तरह का किस्सा भी जब जेब खर्च का सुनने को मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है। और जिंदगी तब मुस्कुराती थी जब जेब में आती थी अठन्नी। वैसे हमारे साथी कह रहे हैं कि जेब खर्च का वो जमाना भी मैंने देखा है जब 3 पैसा और 5 पैसा जेब खर्च में मिला करता था। 3 पैसे में से 1 पैसे के 5 मीठी गोली, जिसे लेमन चूस कहते थे, वो खरीद लेते थे और बाकी 2 पैसे के उबले बेर और बिरचन ले लेते थे। उस समय लगता था कि वाह, हम कितने बड़े शाह खर्च हैं। कभी 10 पैसे मिल गए तो हम बड़े धनी हो जाते। और उन जेब खर्च के जो छोटे पैसे होते थे 3, 2, 5 पैसे, तो स्कूल के बाहर वो चूरन वाले बेचने वाले बैठते थे ना, तो वो चूरन लेना, वो आग जला के ऐसे चूरन करते थे, धुआं देते थे काला काला, वो बड़ा पसंद आता था। फिर उसके साथ लाल चूरन, क्योंकि एक पर जवान जल गई उससे तो मीठा खाना है। इस तरह के किस्से बहुत होते थे। जेब खर्च के पैसों से हम लोग कमरा खरीदना, आम खरीदना, इमली खरीदना, ऐसे करके मजा मंजरी जी, एक दिन स्कूल के बाहर बैठने वाले जो क्या क्या खाया करते हैं स्कूल के बाहर, इस पे भी हमें बात करनी चाहिए। जी बिल्कुल। सभी के पास बहुत सारी यादें होंगी, बिल्कुल, लेकिन अभी तो बहुत सारी बातें हम इतनी ज्यादा नहीं कर सकते। पर जेब खर्च का सभी ने बहुत अच्छी तरह से उपयोग किया, ये समझ में आ गया। और सभी को धन्यवाद देते हैं इतने सारे संदेश लिखने के लिए। और फिर से विश्व रेडियो दिवस की सभी को शुभकामनाएं देते हुए विदा लेते हैं। तो सभी को मंजरी वर्मा और नेहा शर्मा का नमस्कार। विविध भारती